चलो दोस्तों, हमने प्रतियोगिता दर्पण की पार्ट 1 का जो सीरीज़ था उसको हम लोगों ने देखे थे। इसमें हम लोगों ने अगस्त 2021 तक के जितने भी सवाल दिए गए थे उसको हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग दोस्तों जुलाई 2021 के सार संग्रह का जितने भी सवाल है उनको हम लोग देखेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए दोस्तों, सवाल करते हैं। पहला सवाल है आपको दोस्तों भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। चलिए दोस्तों, पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों कह रहा है कि किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह नहर को पुनः जीवित करके किया गया। दोस्तों तो यह किया गया था दोस्तों सहाब नहर को। दूसरा सवाल कर रहा है किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। दोस्तों तो इसका लेखक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तीसरा नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि एक्सला सपैल 1748 की संधि का क्या परिणाम हुआ। दोस्तों तो इसका परिणाम हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एवं अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होना। नेक्स्ट सवाल दोस्तों बोल रहा है कि 1755 में डिंडीगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। दोस्तों तो यह की थी आपको हैदर अली ने। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। दोस्तों तो यह कहा गया है आपको इक्ष्वाकु को। अगला आते हैं सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों तो यह संबंधित दोस्तों आपको राजस्व प्रबंधन से। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी थी। दोस्तों तो यह पोतन में थी। अगला आते हैं दोस्तों सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीम बैठका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। तो दोस्तों यह खोजा था आपको वीएस वाकंकर ने, जो आपको दिया गया है। आगे आते हैं तो अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। दोस्तों तो यह बनवाया था आपको कृष्ण प्रथम ने। यह कितना बार एग्जाम में आ चुका है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दोस्तों तो यह प्रस्तुत किया था आपको इरफान हबीब ने। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सवाल है। आगे इस तरह के सवाल दोस्तों जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। दोस्तों तो यह बनाया था दोस्तों आपको राजगोपालाचारी ने। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। दोस्तों तो इनके लेखक है बिपिन चंद्रा, जो दोस्तों एक अच्छे राइटर है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। दोस्तों तो INA के अधिकारियों पर दोस्तों मुकदमा चलाया था लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। दोस्तों यह आपको 1908 में किया गया था। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया है। दोस्तों तो यह 1911 में रद्द किया गया था। अगले आते हैं अगला सवाल कर रहा है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों तो यह अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपको कह रहा है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। दोस्तों तो यह CR दास ने किया था। आगे आते हैं अगले सवाल। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों तो यह किया गया था आपको 1918 में। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। 19 नंबर सवाल देख लेते हैं इस पेज में। 19 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि वेल्स के राजकुमार राजा एडवर्ड 8 बम्बई यानी कि मुंबई का भारत में आगमन हुआ था। दोस्तों तो यह आगमन हुआ था दोस्तों उनका 1921 में। आगे आते हैं 20 नंबर सवाल पे। 20 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने पारित किया। दोस्तों तो यह पारित किया था 18 जुलाई 1947 को। अच्छा सवाल है।
आगे आते हैं सवाल दोस्तों, देखते हैं यह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित सवालों को देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों, तो यह आपके भाग 9 में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो यह कानून दोस्तों यह प्राप्त हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। अच्छा सवाल है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, उसके बाद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये आपके दोस्तों ये सब अनुच्छेद 3 में बोलता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है दोस्तों, यह राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। आगे आते हैं सवाल पे। आगे सवाल दोस्तों बोल रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतः राज्य परिषद का प्रावधान है दोस्तों, तो इसका प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 263 में है। बहुत अच्छा सवाल है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका बोल रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रशासनिक न्याय अधिकरण का प्रावधान है दोस्तों, तो ये आपके अनुच्छेद 323 में है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है दोस्तों, तो कोई नहीं करता है। अगला आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधी प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों, तो भाग 15 में दिया गया है। 29 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है दोस्तों, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति को दोस्तों बोलते हैं प्राक्कलन समिति। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है दोस्तों, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो दिए गए अनुच्छेद वह नागरिकता से संबंधित है। आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक दोस्तों आपका है भारत एवं विश्व के भूगोल से। देख लेते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल दोस्तों कह रहा है कि अगुलहास महासागरीय धारा संबंधित है दोस्तों, तो अगुलहास महासागरीय धारा है जो आपको हिंद महासागर से संबंधित है। अगला सवाल दोस्तों डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है दोस्तों, तो यह अवस्थित है आपको दक्षिणी पश्चिमी तट पर। अगला सवाल दोस्तों बोला कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, तो यह आपके होशंगाबाद मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है दोस्तों, तो यह मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका बोल रहा है कि विश्व के भौगोलिक प्रदेशों में से किस में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है दोस्तों, तो खट्टे एवं रसीले फलों जो पाया जाता है आपको भूमध्यसागरीय प्रदेशों में। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि टेडा नृजातीय समूह पाया जाता है दोस्तों, तो यह पाया जाता है आपको लीबिया में। अगला सवाल बोल रहा है कि बेजा नृजातीय समूह पाया जाता है, ये दोस्तों पाया जाता है मिस्र में। लूर नृजातीय समूह पाया जाता है दोस्तों, यह आपको ईरान में पाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है दोस्तों, तो किंटा घाटी आपको टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों, तो कश्मीर घाटी आपको स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों है आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित। अब दोस्तों पर्यावरण एवं जैव विविधता से भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, देखते हैं सवाल को। पहला सवाल बोल रहा है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया दोस्तों, तो यह किया दोस्तों बेनेट ने। अगला सवाल बोल रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है दोस्तों, तो इसका प्रभाव है समुद्र जल स्तर का बढ़ना, हिमनदों का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किन राज्यों का राज्य का हिस्सा है दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का हिस्सा है।
अगला सवाल दोस्तों बोला है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है। दोस्तों तो ये आपका 2019 में प्रारंभ किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। 45 नंबर सवाल दोस्तों बोला है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा प्रारंभ हुई। वह प्रतिवेदन था दोस्तों यह आवर कॉमन फ्यूचर से संबंधित है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों बोल रहा है आपका कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं। दोस्तों तो इसके लेखक है रेचल कार्सन। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण है। दोस्तों तो इसका मुख्य कारण है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, इन सब के वजह से दोस्तों ये विलुप्त हो रहे हैं। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि काली वैली झील, बहुत अच्छा सवाल है, काली वैली झील अवस्थित है तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। दोस्तों तो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको गोवा राज्य में अवस्थित है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। दोस्तों तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको हरियाणा में अवस्थित है। आगे आते हैं दोस्तों अगला टॉपिक दोस्तों आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि पहला सवाल दोस्तों कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है। दोस्तों तो यह हरियाणा ने किया है। अगला सवाल बोल रहा है कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। दोस्तों तो रॉबर्ट ई पार्क ने इसकी संकल्पना का प्रतिपादन किया। अगला सवाल कर रहा है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत एक सम्मिलित नहीं है। दोस्तों तो यह पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, यह दोस्तों समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल। पहला सवाल दोस्तों कर रहा है कि अटल नवोन्मेष मिशन यानी कि AIM किस विभाग की पहल है। दोस्तों तो यह नीति आयोग की पहल है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी कि TTCI जारी किया जाता है। दोस्तों तो यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। दोस्तों तो यह निर्धारण किया दोस्तों YK अलग समिति ने, इन्होंने दोस्तों पोषक तत्वों को आधार बनाया। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों 57 नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि कौन सा सूचकांक मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इन सब को दोस्तों मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। दोस्तों तो गरीबी की संस्कृति का विचार दोस्तों ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों तो यह 2024 तक रखा है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि मानव गरीबी सूचकांक यानी कि HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया। दोस्तों तो यह आपको 2010 में प्रतिस्थापित कर दिया। अगला दोस्तों सवाल है आपको सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से, इसके सवालों को भी देख लेते हैं। इसका सवाल दोस्तों पहला सवाल बोल रहा है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों तो यह कहलाता है आपको उत्परिवर्तन। अगला सवाल दोस्तों बोला है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है। दोस्तों तो प्रोटीन का पाचन दोस्तों मुंह में प्रारंभ होता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से
कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो पॉलिश किए हुए चावल से बेरी बेरी नामक रोग होता है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों बोल रहा है कि कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो विटामिन के मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल दोस्तों कर रहा है कि हींग प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो हींग प्राप्त की जाती है दोस्तों वृक्ष से। अगला सवाल दोस्तों बोला है कि कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है दोस्तों? तो जो ओजोन है वो दोस्तों हमको हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला सवाल बोल रहा है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि उच्छादन यानी कि अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण को कहा जाता है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं प्रस्वेदन। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि ढाल सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है दोस्तों? तो अग्नाशय जो है आपको अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है दोस्तों। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान के सवालों को भी देख लेते हैं। ये दोस्तों सीटेट एवं अन्य सारे एग्जामों के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं दोस्तों देख लेते हैं 71 नंबर सवाल को। 71 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि अध्यापक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास कर सकते हैं। प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल दोस्तों बोल रहा है कि कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है सीखना सरल और रोचक हो जाता है दोस्तों। श्रव्य एवं दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल और ऑडियल इन सबका प्रयोग करने से दोस्तों सीखना और सरल और रोचक हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों? आकलन का उद्देश्य दोस्तों होना चाहिए सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण। आगे आते हैं दोस्तों 75 नंबर सवाल पे। 75 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है कि सामान्य शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य है दोस्तों। तो इस कथन से हमारा तात्पर्य है सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। अगला सवाल बोल रहा है कि एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह उचित विषय वस्तु का चयन कर सके। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हो तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रख रहा है उनके भावात्मक विकास का। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर सरल से कठिन के क्रम में होना चाहिए, यानी कि हमको दोस्तों सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है दोस्तों। सीखने और सिखाने के क्रम में दोस्तों क्षमताओं और सीखने की कमी की पहचान करने में हमको सहायता मिलती है। अगला सवाल बोला है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है दोस्तों। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है दोस्तों बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। आगे आते हैं दोस्तों अगला टॉपिक दोस्तों आपका संबंधित है संप्रेषण और संचार से। आते हैं दोस्तों इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि अंतःवैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं। अगला दोस्तों सवाल बोला है कि अंतःवैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है द्विक संप्रेषण। अगला सवाल बोल रहा है कि किसी समूह या संगठन में संप्रेषण का प्रमुख प्रकार है दोस्तों। तो संप्रेषण का संपूर्ण प्रकार हैं सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना,
भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। साथ दोस्तों है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना और निर्णय लेने को सहज बनाना। आते हैं दोस्तों अब अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपको कह रहा है कि आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है दोस्तों समकालिक। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है दोस्तों समकालिक। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि जन प्रवाद यानी कि ग्रेप वाइन संप्रेषण की विशेषता है दोस्तों। तो इसकी विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत, किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल दोस्तों कल है कि रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो रंग विद्या का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है दोस्तों। तो यह क्षमता कहलाती है तो अंतः व्यक्तिक दक्षता कहलाती है। अगला सवाल दोस्तों पहला है कि कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है दोस्तों। तो कालिक संप्रेषण का अध्ययन को दोस्तों क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। अगला दोस्तों सवाल बोला है कि संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है समस्या उन्मुख नेटवर्क में। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपको वो खेल कूद से संबंधित है, इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है दोस्तों। यह संदीप पाटिल की आत्मकथा है। अगला सवाल दोस्तों बोला है कि वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो यह आपको लॉन टेनिस से संबंधित है। वॉली, स्मैश एवं सर्विस शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। आगे आते हैं दोस्तों 93 नंबर सवाल पे। 93 नंबर सवाल दोस्तों देख लेते हैं। 93 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है कि डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है दोस्तों। तो डेविस कप की तरह दोस्तों फेड कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित महिलाओं का टूर्नामेंट है। डेविस कप की तरह दोस्तों महिलाओं का टूर्नामेंट आपको फेड कप है। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है दोस्तों। तो यह जीता है आपको केडी जादव ने 1952 के ओलंपिक में रेसलिंग में यह पदक जीता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि 95 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है कि द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है दोस्तों। तो यह दोस्तों जीवनी आपके पुलेला गोपीचंद की दोस्तों जीवनी है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि सुल्तान और जलान शाह कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो आपको हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। जापान का राष्ट्रीय खेल दोस्तों जूडो है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों। यह संबंधित आपको दोस्तों फुटबॉल से। अगले सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो पोलो पक्ष में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 4 होती है। अगला सवाल दोस्तों बोला है फुटबॉल का साल्ट लेक स्टेडियम दोस्तों कहाँ है दोस्तों। तो आपको दोस्तों कोलकाता में। अगला सवाल दोस्तों आपको कृषि क्षेत्र से संबंधित है, देख लेते हैं सवालों को। पहला सवाल बताया कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट, यानी कि पौधे दोस्तों नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है दोस्तों। यह स्थित है आपको इज्जत नगर बरेली में स्थित है, यूपी में। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो यह लाया जाता है आपको सैक्रोमाइसिस सेरोविसी। 104 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र दोस्तों आपको नागपुर में स्थित है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल के अंतर्गत दोस्तों ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल ये सब आते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि रबी की फसल है दोस्तों गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ये आपको रबी की फसल है। जायद की फसल है दोस्तों, जायद की फसल दोस्तों अधिकांशतः पूछी जाती है।
खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा दोस्तों जायद की फसलें हैं। अगला सवाल दोस्तों, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, तो यह स्थित है दोस्तों आपको हैदराबाद में। अगला सवाल दोस्तों क्या है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत दोस्तों आपको 1986 में हुई थी। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका संबंधित है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान से। कह रहा है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है दोस्तों, तो यह स्थित है आपको वाराणसी में। अगला सवाल दोस्तों आपको कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है। आगे आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं इसको। बोल रहा है कि वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है दोस्तों, तो गेटवे जो डिवाइस है दोस्तों 2 या अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि कौन सी युक्तियाँ मानव के समझने योग्य डाटा एवं प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रसंस्कृत करने के स्वरूप में परिवर्तित करती है दोस्तों, तो इनपुट जो है दोस्तों या प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रसंस्कृत करने के स्वरूप में परिवर्तित करती है। 1 बाइट बराबर है दोस्तों, तो 1 बाइट दोस्तों आपको 8 बिट्स के बराबर होती है। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल कितने स्तरों को संबोधित करते हैं दोस्तों, तो यह 4 स्तरों को संबोधित करते हैं। अगला सवाल दोस्तों हो रहा है किसी वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है, ऑटो होती है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका बोल रहा है 116 नंबर सवाल कि 116 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है कि कौन सा पेरिफेरल पोर्ट लेजर प्रिंटर को सबसे तेज गति प्रदान करता है दोस्तों, तो यह होता है आपका पैरेलल। अगला सवाल दोस्तों आपका कह रहा है कि बर्नर्स ली ने इंटरनेट पर डाटा साझा करने के लिए क्या विकसित किया था दोस्तों, तो बर्नर्स ली ने आपको HTML या HTTP जो डाटा साझा करने के लिए विकसित किया था दोस्तों, यह बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है दोस्तों, तो यह आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि एक वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट पर जाना जाता है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है आपको दोस्तों ब्राउजिंग कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो अस्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है कहलाता है दोस्तों, तो यह कर्नल कहलाता है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपको विविध से संबंधित है। ये दोस्तों विविध बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं, इसको दोस्तों आप लोग 100% रट जाइएगा। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि चित्र आचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है दोस्तों, यह बांस कला से संबंधित है। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है दोस्तों, तो यह आपका सिक्किम है भारत का। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें अभाव होता है दोस्तों, तो उस दूध में दोस्तों लौह का अभाव होता है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि बिब्लियोमेट्री है दोस्तों, यह पुस्तकालय सेवा है। बिब्लियोमेट्री दोस्तों पुस्तकालय सेवा है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि श्याम वीवर होता है दोस्तों, तो श्याम वीवर दोस्तों आपका सिमट गया तारा का नाम है दोस्तों। देखिए कितना अटपटा सवाल है। कह रहा है कि श्याम वीवर होता है दोस्तों, यह सिमट गया एगो तारा का नाम है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपको बोल रहा है 126 नंबर कि वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों, तो यह पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला एलिनोर ऑस्ट्रॉम थी। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का सचिवालय वर्तमान में स्थित है दोस्तों, तो इसका सचिवालय दोस्तों आपको भारत के गुरुग्राम में स्थित है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है किस नदी के ऊपर मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है दोस्तों, यह बहुत अच्छा सवाल है, यह आपको लूनी नदी में मिलता है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि किस राज्य ने अकबर के पूर्व
तानसेन को संरक्षण दिया था दोस्तों? तो अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था दोस्तों भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी कि MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? दोस्तों आपको RTI अधिनियम से संबंधित है। इसी तरह दोस्तों आज का दोस्तों सारा सवाल खत्म हुआ। ये सारे सवाल दोस्तों आपको जुलाई 2021 में जो प्रकाशित हुए थे दोस्तों उसमें का अंश था। दोस्तों अगर आप चैनल पे इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल पर दोस्तों लाइक एंड कमेंट करना, साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।